आइए इस बजट में और क्या खास बातें हैं, क्या खास पॉइंट रहे और खासकर टैक्स से रिलेटेड चीज़ें किस तरह की रहीं, क्या सौगात मिल पाई, क्या नहीं मिल पाई और राजकोषीय घाटा क्या रहा, वित्तीय घाटा क्या रहा, ये सब बताने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर। और देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के लिए। आज अंतरिम बजट पेश किया गया और प्रखर, हम जानते हैं कि सभी की निगाहें होती हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि सरकार के पास, चूंकि हम जब कहते हैं बजट तो सरकार पैसे खर्च करती है, तो सबसे बड़ा यही सवाल होता है प्रखर कि सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे और सरकार के पास जब पैसे आएंगे तो फिर सरकार उसको खर्च कहां कहां करेगी। हम इस वॉल के जरिए, इस टच स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि सरकार के पास पहले पैसे कहां से आएंगी, वो सरकार के पास जो पैसे आएंगे वो सरकार कहां कहां उसे खर्च करेगी, और उसके बाद इस बजट में, इस अंतरिम बजट में वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको कि कितने पैसे एलोकेट किए गए, इस पर विस्तार से नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कि ये जो देश का बजट है, अंतरिम बजट, उसमें पैसे सरकार के पास कहां कहां से आ रहे हैं, ये आपकी जानकारी के लिए, आपकी समझ के लिए होना बहुत जरूरी है। देखिए, रुपया कहां से आ रहा है सरकार के पास। हम जानते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए कि वो सरकार जो है वो पैसे खर्च करे, तमाम योजनाओं में खर्च करे, ताकि उसका जो फायदा है वो आम लोगों तक हो सके। तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कहां से पैसे आ रहे हैं। तो ये कुछ ग्राफिक्स और इसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा जो जहां से पैसा आ रहा है वो है ऋण और अन्य देयता, यानी कि डेट के जरिए, और जो बाकी देयताएं हैं उसके जरिए सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास आ रहा है। अगर मैं इसे परसेंटेज में ले लूं तो 34% जो है, 100 में से 34% पैसा वो सरकार के पास जो आ रहा है सरकार के खजाने में, वो ऋण से और जो दूसरी अन्य देयताएं हैं उससे सरकार के खजाने में पैसा आ रहा है। उसके बाद कर रहित जो प्राप्तियां हैं, जो टैक्स के बिना जो प्राप्तियां हैं, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, उससे 6% सरकार के खजाने में पैसा आता है। ऋण रहित पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं, इससे सरकार के खजाने में 2% पैसा आता है। 4% पैसा आता है जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटीज हैं, उसके जरिए सरकार के खजाने में पैसा आता है। वस्तु और सेवा कर, हम जानते हैं कि जीएसटी, और जीएसटी का जो बकेट है वो लगातार हम देख रहे हैं कि महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी हो वो कितनी मजबूत होती जा रही है। और इसलिए अप्रत्यक्ष कर, वस्तु और सेवा कर, उसके जरिए, और जो दूसरे टैक्सेस हैं, जो दूसरे कर हैं, उसके जरिए भी सरकार के खजाने में 17% जो पैसे हैं वो आते हैं। 15% पैसे आते हैं जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो निगम कर है, उसके जरिए आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उसके जरिए सरकार के खजाने में 7% पैसा आता है, और इनकम टैक्स के जरिए 15%। तो इसमें सबसे ज्यादा ऋण और अन्य देयताओं के जरिए सरकार के खजाने में पैसा आता है। और आयकर की जहां तक बात है 15%, हम आपको यह बता दें, और सरकार बार बार इस बात को कहती है, ये देखिए जो बेस है, और आज भी निर्मला सीतारमण जब बजट भाषण पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि जो टैक्स पेयर्स का बेस है वो भी लगातार बढ़ा है, और आने वाले वर्षों में इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ये जो 15% है उसको और भी बढ़ाया जा सके, सरकार के खजाने में पैसा आ सकेगा। ये तो हुई बात कि सरकार के पास पैसे कहां से आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार इसे खर्च कहां करती है। तो यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि सरकार हमारे, आपके लिए, हमारे वेलफेयर के लिए कहां पैसे खर्च करती है। उस पर निगाह डालते हैं, कहां पैसे खर्च कर रही है सरकार, रुपया कहां जाता है। सबसे पहले देखिए, ब्याज भुगतान। जो सरकार ऋण लेती है, हमें बताया कि ऋण लेती है सरकार, डेट लेती है, उसके बदले में सरकार को उसको रीपे भी करना पड़ता है। जैसे हम लोग भी होम लोन लेते हैं, किसी तरह का लोन लेते हैं, तो उस लोन के बदले में जब हम उससे ब्याज चुकाते हैं, उसी तरह से ब्याज भुगतान में 20% पैसा सरकार का ब्याज भुगतान में चला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगला है कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं। हम जानते हैं कि सरकार जो है, जो तमाम योजनाएं चलाती है केंद्र सरकार की तरफ से, और उसमें भी अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। तो 9% पैसा आप समझ लीजिए कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें सरकार खर्च करती है। सब्सिडी देती है, हम जानते हैं किसानों को, और बाकी चीज़ों के जरिए सरकार सब्सिडी देने का काम करती है। तो उसमें सरकार का जो पैसा, जो हमने आपको इससे पहले बताया कि सरकार यहाँ से पैसे आते हैं, और जो कहाँ खर्च होता है पैसा, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। सब्सिडी में 7%, डिफेंस में 8% के आसपास हम खर्च करते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें 17% खर्च करते हैं। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन और जो अन्य अंतरण हैं उसके जरिए भी सरकार पैसे देती है, तो वो उसमें 9% हम पैसा खर्च करते हैं। जो टैक्सेस हैं और जो शुल्क जो है, राज्यों का जो हिस्सा है, उसमें भी सरकार खर्च करती है 18%। बाकी और भी खर्चे हैं सरकार के, उसमें 8%। और पेंशन भोगी जो लोग हैं, जब सरकार उनको पेंशन देती है हर महीने, तो उसमें सरकार के खजाने से 4% पैसा
वहां भी जाता है। तो ये हिसाब किताब आपके लिए जानना बहुत जरूरी कि सरकार के पास पैसे कहां से आ रहे हैं और सरकार कहां कहां खर्च कर रही है। हम बढ़ेंगे आगे और अब आपको बताएं कि इस बार के बजट में वो ऐसे कौन कौन से स्कीम्स हैं और ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिस पर कि सरकार इस बार पैसे खर्च की है। तो ये देखिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। फसल बीमा योजना, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, किसानों के लिए। और देखिए, जब सरकार कहती है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं और गरीब हैं, आप देखिए फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है और इसके लिए सरकार के खजाने से 14,600 करोड़ रुपए इस बार के अंतरिम बजट में खर्च किया गया है। तो ये एक आंकड़ा है। फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना। अगली योजना फिर ये भी किसानों से संबंधित है, किसान सम्मान निधि योजना। इसमें 60,000 करोड़ रुपए इसमें सरकार इस पर खर्च करने की है। 2024-25 में अंतरिम बजट में इसका फैसला किया गया, इस बात का एलोकेशन किया गया। किसान सम्मान निधि योजना के लिए सरकारी खजाने से 60,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है। उसके बाद देखिए मनरेगा, महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के लिए हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इसमें 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार इस बार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनको ये पैसे मिल सके, मनरेगा के जरिए उन्हें रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम जानते हैं कि इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। तो कुल कॉर्पस में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80,671 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने ये इस बजट में इस आंकड़े को प्रस्तुत किया है। जल जीवन मिशन, सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति के घर तक स्वच्छ पानी जो है वो पहुंच सके। तो जल जीवन मिशन के जरिए 70,163 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार के बजट में किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 38,183 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य में हम सभी के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है और हम सबको, सरकार की कोशिश है कि हम स्वस्थ रहें और इसके लिए चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरह से हर किसी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंच सके। 38,183 करोड़ रुपए का आवंटन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए किया गया है। अगली जो योजना है वो पीएम श्री योजना है। 6,050 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। हम जानते हैं कि पीएम श्री स्कूल्स के जरिए कुछ ऐसे स्कूल्स बनाए जाएंगे जो कि एक मॉडल स्कूल्स होंगे और उसमें ये बजटरी एलोकेशन किया गया है 6,050 करोड़ रुपए ताकि हर कोई पढ़ सके, हर बच्चा पढ़ सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हम जानते हैं कि कृषि में सिंचाई का एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं भारत में जहां की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो पानी की समस्या वो होती है। सरकार की कोशिश है कि हर खेत तक जो पानी है वो पहुंच सके। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 11,391 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हम जानते हैं कि लगातार इसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उसके लिए 2,05,250 करोड़ रुपए इसके लिए किए गए हैं कि हर व्यक्ति के जो थाली तक भोजन पहुंच सके और वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके, खासकर खाने के मामले में कि उनके प्लेट तक खाने की चीजें पहुंच सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके लिए ये बजटरी एलोकेशन। आयुष्मान भारत, हम जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से वही हेल्थ के लिए PMJAY, इसके लिए 7,500 करोड़ रुपए। आरोग्य भारत के लिए, हर कोई आरोग्य रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, उसके लिए इस बात की योजना। PLI योजना, हम जानते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करें और साथ ही साथ हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने आप को इंसेंटिव के लिए वो अपने आप को तैयार रखें कि देखिए आपने जो कहा हमने उससे ज़्यादा बना के दिया और हमें इस स्कीम का फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो हमारे कारोबारी और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए 6,200 करोड़ रुपए की योजना PLI योजना। अगली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण, इसमें देख सकते हैं 6,903 करोड़ रुपए। सेमीकंडक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण चिप्स के लिहाज से, और हम जानते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 की बात हो या फिर IT की बात हो, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए ये अलोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6,903 करोड़ रुपए उन्हें आवंटित किए गए हैं इस बजट के जरिए। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो सके, डीजल पे, पेट्रोल पे, बाकी चीज़ों पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके, इसलिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और उसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट के जरिए। स्वच्छ भारत मिशन 5,000 करोड़ रुपए इसकी बात की गई है बजट में। तो ये कुछ अहम योजनाएं जिसके जरिए इस बार का बजट एलोकेशन किया गया है। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल 2,055 करोड़ रुपए।
आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि पीएम विश्वकर्मा योजना हम जानते हैं आप इन तस्वीरों के जरिए। तो इस तरह से ये कुछ योजनाएं हैं जिसके जरिए सरकार की ये कोशिश है कि हर व्यक्ति तक और इन तमाम योजनाओं के जरिए जो देश है उसका विकास हो सके और विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। ये इस बजट का लुभाव इन तमाम योजनाओं के जरिए। प्रखर, ओवर टू यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद असीम। आपने बताया बजट का सबसे अहम पहलू कि पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ पर, क्योंकि बजट का ये सबसे महत्वपूर्ण एक अंग होता है जिसे हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।